अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज कौमी असम्बली में एक अहम करारदाद मंजूर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 3 रुकनी बेंच का, उसको अक़लियती फैसला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। न सिर्फ ये बल्कि पाबंद किया है पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करे। अब इसकी ज़रा कानूनी हैसियत क्या है ये भी अपने तज्ज़ियाकारों से पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे। लेकिन इसमें जो करारदाद मंजूर की गई है ये भी कहा गया है कि 63A की तशरीह कराई जाए, फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया जाए और उसके ऊपर जो सारे के सारे मामलात हैं इस वक्त सियासी तौर पर जो जिसमें पेचीदगी आ गई है उसको फुल कोर्ट ही सुने और फिर उसका हल निकाले। न सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा गया है कि अदलिया की तरफ से सियासी मामलात में जो बेजा मुदाखलत की जा रही है उसके ऊपर ऐवान ने तशवीश का इजहार किया है। साथ ही साथ कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होनी है, बड़ा अहम इजलास होना है जिसकी आज खबर आई है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में कल होगा, जिसके लिए आज बताया गया है कि कॉल दे दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और सिविल और अस्करी क़यादत इसमें शरीक होगी। वैसे तो कौमी सलामती कमेटी के अंदर बहुत से इशूज़ आते हैं, लेकिन इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको भी गौर किया जाए। तो इसको भी शो में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी जो सारी सूरत हाल बन रही है बड़े तशवीशनाक इस लिहाज से कि कहाँ जाके किस करवट ये ऊँट बैठेगा, किसी को इससे कुछ समझ नहीं आ रहा। तज्जिए तबसरे तो हम कर रहे हैं और सूरत हाल को जांचने की कोशिश कर रहे हैं हर रोज़ ही, लेकिन कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि ये लीड कहाँ करेगा। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तजवीज़ दे रही है और अब वो तैयार हो गए हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और गुज़श्ता रात आदिल शाहज़ेब साहब से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम हर तरह हर किसी के साथ बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अगर टाइम भी कुछ इलेक्शंस का आगे बढ़ाना पड़ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये बड़ा अहम बयान है असद कैसर की तरफ से और इमरान खान को वो कोट करते हुए कह रहे हैं कि हम हर तरह से बैठने को तैयार हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है इससे निकालने के लिए इवन अगर इस बात के ऊपर भी गौर करना पड़े कि गो के आइन में तो गुंजाइश नहीं है 90 दिन से आगे जाने के लिए इलेक्शंस के लिए, लेकिन अगर कुछ गुंजाइश पैदा करनी है, आइनी तरमीम करनी है, तो हम उसके लिए भी बैठ के मुज़ाकरात करने को, हर तरह से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौक़िफ़ है उसमें वाज़ेह शिफ्ट आई है और बैठ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा सवाल कुछ यूँ कर रहे हैं कि क्या हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। डिस्कस हम सारी सूरत हाल करेंगे जिसमें ऑफ कोर्स आज की करारदाद और फिर कल का होने वाला इजलास भी शामिल है। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब हम स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है। शहजाद, सबसे पहले आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी। इससे स्टार्ट करते हैं जो आज करारदाद पेश की गई है, इससे पहले कि हम बात करें कि बैठ के बात करने को तैयार है या नहीं, क्या समझते हैं जो वज़ीर आज़म को पाबंद किया है आज पार्लियामेंट ने कि आप किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या वाकई में आप वज़ीर आज़म बाउंड हो गए हैं कि वो एक्शन नहीं ले सकते कोई? बहुत शुक्रिया अलीना, मेरी नज़र में इसकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उसका फैसला है, फैसले पर अमल दरामद होना है, तो कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन इसके अलावा सिग्निफिकेंस इस लिहाज से बहुत ज्यादा है कि अब 2 इदारे आमने सामने आ गए हैं और टकराव बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, पार्लियामेंट कहती है हम इसको मुस्तरद करेंगे और वज़ीर आज़म को कहती है कि आप इन फैसलों पर अमल दरामद ना करें। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि 2 इदारे इस तरीके से आमने सामने आए, तो इस लिहाज से तो इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। ये बात ठीक है कि आज सिर्फ 40-44 लोग थे, इस चीज को देखना पड़ेगा कि एमएनएस की तादाद बहुत कम थी, सही मानों में कोई ऑपोजिशन इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है नहीं, तो पार्लियामेंट की ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंस तो नहीं है इस वक्त जहां पे आप कह सके कि फाल पार्लियामेंट है जिसमें ऑपोजिशन भी हो, जिसमें तमाम लोग मौजूद हो। गालिबन आज तो वजीर आजम भी नहीं थे, तो नहीं वजीर आजम आए थे, फिर वो करारदाद की पास होने के बाद चले गए थे जब जी, उसके बाद वो चले गए थे। राजा रियाज थे ऑपोजिशन लीडर, इतने उन्होंने दिल की बातें कही। शहजाद, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बस वो कुछ उनके मसाइल होंगे, मेरे ख्याल से वो हल नहीं हो रहे होंगे, इसलिए उनकी वो चीखें निकल रही थी। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं अब उनके वो टिकट के आसरे पे उन्होंने सपोर्ट किया था नून लीग को, वो टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, वरना मेरे ख्याल से राजा रियाज साहब का सियासत से तो भरोसा उठ ही जाएगा, शायद इंसानियत से भी भरोसा उठ जाए कि इतनी उन्होंने कुर्बानी दी लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिला। तो मेरी हमदर्दियां उनके साथ है, आई होप उनके हक में बेहतर चीजें साबित हों।
लेकिन मैं कहता कि देखिए पार्लियामेंट अधूरी है, लेकिन इसके बावजूद ये सिग्निफिकेंस इस लिहाज से कि दो इदारे आमने सामने आ गए और इनका टकराव जो है वो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है, आइन को डैमेज कर सकता है। कानूनी हैसियत इस किस्म से नहीं है, तो रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप पाबंद नहीं है अमल दरामद के लिए, फैसले पर आपने अमल दरामद करना है। लेकिन आज जो मूव है उसका गालिबन असर वो ये क्रिएट करना चाहते हैं कि अब अगर अदालत कहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 11 अप्रैल को मिसाल के तौर पे बुला के कि क्या आपको फंड्स मिले, इलेक्शन कमीशन कहेगा फंड्स नहीं मिले। जब कैबिनेट में किसी को बुलाया जाता है या किसी सेक्रेटरी दिफा या सेक्रेटरी खजाना को बुलाया जाता है तो वो कहेंगे कि पार्लियामेंट ने इजाजत नहीं दी, लिहाजा हमने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो हुकूमत इस वक्त बर्डन जो है वो पूरा शिफ्ट कर रही है पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट ने हमें पाबंद कर दिया है। ये उनका स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो या मामला उस हद तक जाते हो तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर तक या कैबिनेट तक महदूद नहीं होंगे। वो कहेंगे कि पार्लियामेंट ही है तो आप पूरे पार्लियामेंट को बुला लें। क्या ये पार्लियामेंट का कवर कंटेम्प्ट से बचा सकता है इनको? जी, ये पार्लियामेंट का कवर क्या इनको कंटेम्प्ट से बचा सकता है? देखिए वैसे तो कानूनी तौर पे तो नहीं बचा सकता थियोरेटिकली, लेकिन आप ये सोचे ना ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और पूरी पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दे देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये प्रैक्टिकल तो नहीं है और यही मेरे ख्याल से कोशिश है कि पूरी पार्लियामेंट की सपोर्ट ली जाए ताकि ये मामला आगे बढ़ ना सके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा ना सके। तो ये उनका मूव है, लेकिन अदरवाइज इसकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है। जो फैसला है उस पर अमल दरामद होना है। और मैंने कल भी ये कहा था कि देखें इस केस में पिटिशनर तहरीक इंसाफ थी और पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने इलेक्शन करवाने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले को मानते हुए इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। कल उन्होंने पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है। तो अब हुकूमत जो है उसमें रोड़े अटका रही है, उसकी वजह आपको भी पता है कि वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। बिल्कुल। अच्छा न्यायी साहब, आपकी इसी करारदाद के ऊपर मैं राय जानना चाहूंगी। सर क्या समझते हैं, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है शहजाद ने कि अगर 10 अप्रैल को इन्होंने फंड्स देने हैं और 11 अप्रैल को कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो क्या हुकूमत काबीना कोई रेफरेंस जाता है या कंटेम्प्ट की कंटेम्प्ट से बच सकते हैं ये कह के कि जी पार्लियामेंट का कवर हमें मौजूद है, पार्लियामेंट ने करारदाद पेश की थी और हमें कहा था? जो कुछ शहजाद ने कहा है ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। इसके अलावा हुकूमत के पास ऑप्शन है क्या? हुकूमत के पास ऑप्शन बहुत महदूद है इस वक्त। मेरा ख्याल है कि जितनी लिमिटेड ऑप्शन इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, शायद ही जो है इनको पिछले 1 साल के अंदर इस किस्म की सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। लेकिन ये बात है कि ये ठीक है कि वही आइन कहता है कि पार्लियामेंट के एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या उनकी डिस्कशन जो है जेर बहस नहीं ला जा सकती या उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आपने देखा कि वहां पे बढ़ चढ़ के लोग सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन साथ उसी आइन के अंदर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको या उसके जो इस तरह का कंडक्ट है उसको पार्लियामेंट के अंदर जेर बहस नहीं लिया जा सकता, उसी आइन के अंदर है। पहली बात। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो कुछ इमरान खान ने ऑफर किया ये तो बिल्कुल सही है। शहजाद साहब की बात मैं एंडोर्स करता हूं कि वो अगर फंड नहीं देंगे तो वो इसी को टारगेट कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के थ्रू नहीं देंगे। उस पर कंटेम्प्ट लगाना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि ये नहीं कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। जैसे शहजाद ने कहा, मैं उसको थोड़ा एलिब्रेट करता हूं कि आप किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को फिर पार्लियामेंट के सामने जो है अप फ्रंट होना पड़ेगा। इस वक्त जो बदकिस्मती है इस हुकूमत की वो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को वो जो है उसके साथ लड़ नहीं सकते या उसको कॉन्फ्रंट नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेस होती अगर पब्लिक के अंदर उनका एक बयानिया को पिजराई होती या उसको सपोर्ट होती। इमरान खान साहब ने जो कमाल मुहारत से 1 साल के अंदर उससे 2 काम किए हैं। एक काम यह किया कि उसे पब्लिक ओपिनियन जो है उसको उभारा है, उसको एजिटेशन बनाया और फिर उसे इदारों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसको डिफेंसिव पे डाला, उसको मुदाफाना डाल दिया। यकीन आने की मैं नहीं कहता हूँ उनके पास ऑप्शन नहीं होगी या वो इदारे जो है खसूसन हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अंदरूनी खाना कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे होंगे, लेकिन ज्यादा इम्कान ये है कि उस स्ट्रेटेजी के अंदर इमरान खान साहब को ज्यादा स्पेस देने की तो कोशिश हो रही होगी कि उनको पता है कि अब जो बात है आपको पूरी पाकिस्तान की पब्लिक जो है ऑन द फेस ऑफ ना भी हो, पब्लिक बाहर ना भी निकले तो कम से कम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक खासा हुआकार मची हुई है। अब इन हालात में जो गवर्नमेंट को स्पेस वहां से मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही कि जी पब्लिक ओपिनियन। अब इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फ्रंट करें, इमरान खान साहब तो जत्था बनाते हैं, अदालत इंसाफ लेके आ जाते हैं। मेरा ख्याल है जो ऑफर इमरान खान साहब ने किया है या तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एकदम हर तरफ से
जो है कल रात से लेके अब तक ठाड़ आ रही है, इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए हुकूमत को। कोई मुजाहिका नहीं है कि उनसे मुज़ाकरात करें, और वो जब एक ज़हनी तौर पर तैयार है। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को सोच पिछले 25 मई के उनके लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद उसी वक्त ही इवॉल्व कर लेनी चाहिए थी कि मैंने नवंबर का इलेक्शन लेना है या अक्टूबर का इलेक्शन लेना है, उससे पहले जो है उसके लिए मैंने हालात साजगार बनाने हैं और जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं कोई स्पेस क्रिएट कर सकूं। अब यह है कि कुछ मुश्किलात इमरान साहब के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट उसको कैसे ठंडे पेड़ लेगी। लेकिन न्यायी साहब मुझे जरा मुख्तसर ये बता दीजिएगा, मैं जरा इसके ऊपर भी बात करती हूँ, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि मटीरियलाइज कर लेना चाहिए खान साहब की पेशकश के ऊपर हुकूमत को, या आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कल बड़ा अहम इजलास भी है, लोग इससे जोड़ रहे हैं ज़रा सियासी मामलात को, सारी बातों को। लेकिन ये नेक्स्ट राउंड में मुझे सिर्फ इतना बता दें, अब हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून एक अदलिया के खिलाफ महाज बना रही है, जहाँ की बात कर रही है कि जी हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कुछ ऐसा तासुर आ रहा है कि इमरान खान को सहूलतकारी मिल रही है, बेनिफिशियरी है वो इन फैसलों के। इसका भी नून लीग को कुछ बेनिफिट नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि टू लिटिल टू लेट। ठीक है। इवन जो मरीम नवाज जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चला रही है, यकीन है उसके अंदर एग्रेशन भी है, उसके अंदर एक थोड़ा क्रिस्मा भी है मुस्लिम लीग नून के विद इन मुस्लिम लीग नून के रैंक्स में। लेकिन वो कहते हैं कि आपने एक मार्च 2018 से डिलिबरेटली एक स्पेस इमरान खान साहब को दी है। ये ठीक है कि इमरान खान साहब को जो स्ट्रेंथ थी, जो एस्टेब्लिशमेंट रीच हुई थी उन पे, सुप्रीम कोर्ट उनके बिल्कुल उनके साथ तीनों चीजों का इतना बड़ा सर, ये अहम बात है। अब कहां पर स्टैंड करते हैं, मैं जरा ये पूछूंगी, क्योंकि कल रियासत पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई बात आती है तो वो बड़ी अहम होगी कि किस तरफ रियासत खड़ी है। मैं जरा बात अब आप कहिएगा सर, ये जो हम बात करें आज की करारदाद के ऊपर, 42-40 अरकान की करारदाद, अगर अदालत में भी इसको लेके जाएं तो इसका कवर ले सकते हैं क्या? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, 42 लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को खुदकुश जैकेट पहना दी है। कैसे? क्यों? इसलिए कि उनको पाबंद करके अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन करें। अच्छा, यही कहा जा रहा है ना? बिल्कुल। कि मुझे ये करारदाद, पहली चीज़ ये कि करारदाद आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो करारदाद काबिल अमल ना हो और सीधी सीधी कंटेम्प्ट हो, आप ला के पार्लियामेंट को इस तरीके से क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट सही गलत ये कहना कि अक़लियती फ़ैसला, ये उस वक्त तक अक़लियती फ़ैसला नहीं कहलाएगा जब तक वो 4 जजेस जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो 4-3 का है, वो 4 जजेस नहीं बोलते तो इस फैसला यही स्टैंड करेगा। दूसरी बात ये कि ये जो पेशकश है तो एक मीटिंग ग्राउंड बनता है। मीटिंग ग्राउंड क्या बनता है? गवर्नमेंट कहती थी, गवर्नमेंट की पोजीशन थी, ये पीडीएम की पोजीशन थी कि जी अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। अब उधर से ये आया है कि अगर आप कोई काबिल अमल फार्मूला दें तो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। तो काबिल अमल फार्मूला होगा क्या? अगर बातचीत के लिए हुकूमत कहती है, और मैं न्याजी साहब की बात से एग्री करता हूं कि हुकूमत को बिल्कुल बुलाना चाहिए, ठीक है, अपना बताना चाहिए कि जी अगस्त में जो है वो असेंबली वो होगी, हम अक्टूबर में तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करा देते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट को लिख के देना होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि अगर कोई 2 सियासी जमातें, गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर कोई वो देती हैं फार्मूला, तो आपने एक चांस ये ले सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से ये कहें कि ये गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो एक मीटिंग पॉइंट पर आ गई है, अपोजिशन ये बात मान गई है कि अक्टूबर में वो होंगे। ज़ाहिर है आपको निगरान हुकूमत का सेटअप भी आगे बढ़ाना होगा। फिर आपको कौमी असम्बली में जो डिज़ोल्व होगी उसके इंटरम गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसमें भी आपको एक जो है कंसल्टेशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा चीज़ों को डिफ्यूज़ करती है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो जो है वो मज़ीद आग भड़काए। आपको चाहिए, क्योंकि रियासत के जो सबसे 2 जमहूरियत के जो मजबूत सतून हैं वो अदलिया और पार्लियामेंट हैं, और आप अदलिया और पार्लियामेंट अगर एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाएं तो फिर तो तबाही है। और मेरा ख्याल है कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात काबिल गौर आ सकती है कि जी आप बजाय इसके कि तसादुम की तरफ जाएं, आप अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं होल्ड ऑन टू दैट थॉट मज़े साहब, इससे मुतालिक मैं ज़रा आगे जाके बात करूंगी, पर मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि करारदाद नहीं आनी चाहिए थी, हुकूमत के पास फिर क्या और ऑप्शन है? कोई ऑप्शन, आप जाएं रिव्यू में जाएं। देखिए, या तो आप देखें, ये जो कहना है ना, ये अक़लियती फैसला उस वक्त तक अक़लियती नहीं होगा जब तक वो 4 जजेस का कोई चीज़ सामने नहीं आती।
क्योंकि आज तक ये फैसला एग्जिस्ट करेगा जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है। ओके बेनज़ीर, आप इसको किस तरह से देखती हैं? एक तो करारदाद, दूसरा अभी हम यहाँ पर निगरान सेटअप की बात कर रहे थे, तो निगरान सेटअप को अगर पंजाब में भी अभी इलेक्शंस जिस तरह आगे करने बढ़ाना होगा, अगर आगे एक्सटेंड किया जाता है इलेक्शंस को, तो फवाद चौधरी साहब ने एक तजवीज़ दी है। वो कहते हैं कि ये अपनी आईनी मुद्दत ख़त्म कर लेगा सेटअप, तो उसके बाद दोबारा से सेटअप के लिए मुशावरत हो, नया सेटअप लेके आया जाए और फिर उनके तहत इलेक्शंस करवाए जाए। इसके ऊपर भी ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अलीना, पहले तो जो करारदाद है, जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि उसकी ना कोई आईनी हैसियत है ना कोई कानूनी हैसियत है, और हुकूमत के पास इस वक्त 0 ऑप्शंस हैं। ठीक, कम ऑप्शन नहीं, 0 ऑप्शन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो पीटीआई और हुकूमत दोनों के लिए है कि या आप आईन में तरमीम करें और इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा दें। अच्छा, इस वक्त अभी 3 प्लेयर्स हैं इस पूरी गेम में, ये जो पूरी इलेक्शन का चल रहा है। इसमें खैर हम तो है ही नहीं, अवाम तो बिल्कुल भी नहीं है, ना अवाम को कोई पूछता है। एक है आपकी सुप्रीम कोर्ट, एक है पीटीआई और एक है हुकूमत। अच्छा, हुकूमत की तरफ से एक बड़े अजीब से मैं कहूँगी मौक़िफ़ आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हुकूमत कह रही है कि वो पार्लियामान पे बाइंडिंग नहीं है। ये अजीब सी बात इसलिए है क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि जो कासिम सूरी वाला फैसला आया था, क्या वो भी बाइंडिंग नहीं था पार्लियामेंट पे? या अगर जो आपकी डिमांड है कि एक फुल कोर्ट बिठाया जाए और उसका जो फैसला आएगा, क्या वो भी आप तब कहेंगे कि बाइंडिंग नहीं है? तो ये एक बड़ी अजीब सी तजवीज़ की जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मैं ये भी पढ़ रही थी कि ये जो करारदाद लाई जा रही है, इसके बाद ये कुछ द न्यूज़ में स्टोरी आज छपी है कि इसके बाद शायद पार्लियामान एक कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के कानून लेके आएगी। इसके बारे में मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से पूछा तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये 5 मिनट, जज कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट में, ये 5 मिनट लगेंगे और ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अच्छा, अभी देखें, एक ऑप्शन हो सकता है जो हुकूमत शायद इस्तेमाल करे, जिस पे थोड़ी बहुत बात हो रही है कि ये जो 4 दिन में इन्होंने 21 अरब रुपए देने हैं इलेक्शन कमीशन को, ये शायद थोड़े से अभी रिलीज कर दें और थोड़े से बाद में डिले करें, जिसकी वजह से इलेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता ये डिले करें। इतनी देर इनका वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो कानून लाए हैं वो शायद 20 अप्रैल तक इन इफेक्ट आ जाएगा, फिर उसके थ्रू ये लोग अपील करें। एक ये शायद ऑप्शन है जिस पे बात की जा रही है, लेकिन जब तक ये अपील फाइल होगी, जब तक ये कानून बनेगा अलीना, तब तक इलेक्शन सर पे खड़े होंगे। तो अभी जैसे मैंने कहा, हुकूमत के पास 0 ऑप्शन है, पीटीआई के पास भी बहुत कम ऑप्शन है। क्योंकि वो भी, उनको भी नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फैसला भी आ गया है, लेकिन हुकूमत इस वक्त तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो तीसरा प्लेयर है इस पूरी चीज में, मैं कहूंगी उनके पास भी ऑप्शंस इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने करवाना है अपना फैसला इंप्लीमेंट। और जैसे शहजाद ने कहा कि वो क्या करेंगे अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्या वो पूरी 70 मेंबरान की जो काबीना है, या जो पूरी की पूरी पार्लियामेंट है, या पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन सबको कंटेम्प्ट में करेंगे? या इन हालात में, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं जिसपे इतने ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, क्या इसमें इन हालात में वो एक इलेक्टेड वजीर आजम, एक और इलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजेंगे? तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अलीना, मैं सिर्फ ये कहूंगी, इस वक्त एक गेम चल रही है, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, और हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत विल ब्लिंक फर्स्ट, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशंस ढूंढ रही है। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है जब आप ये कह रही हैं कि हुकूमत इस चीज़ के ऊपर गौर कर रही है कि वो 10 अप्रैल या उससे पहले कुछ फंड्स रिलीज कर दे और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके डिले के लिए भी साथ साथ काम करती जाए। तो अगर इन्होंने करारदाद पास करवाई है और करारदाद पेश की है जिसमें वो कह रहे हैं अमल दरामदी नहीं करना फैसले के ऊपर, तो फिर क्यों गौर किया जा रहा है इस बात के ऊपर कि हम फंड्स भी रिलीज कर देते हैं? फिर तो आप बाइंडेड नहीं है ना, क्योंकि ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये बस एक सियासी बयान है लीना। हुकूमत को मतलब खुद भी पता है, हुकूमत को खुद भी पता है, क्योंकि देखिए, आप जितनी मर्जी करारदाद पास कर दे, सुप्रीम कोर्ट आप किसी भी लॉयर से पूछ ले, वो आपको कहेंगे। देखिए, एक रेजोल्यूशन होती क्या है किसी भी मुल्क में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लें, पाकिस्तान। सुन ले मजहर साहब क्या कह रहे हैं। मजहर साहब कहते हैं बेचारे खुद कुछ बम्बार को पता ही होता है कि अंजाम क्या होना है, तो इनको भी पता है कि क्या होना है, इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं होती। ये आप पार्लियामेंट सिर्फ एक अप्रूवल और डिसअप्रूवल अपना पास करती है पार्लियामेंट में, एक ऐसी चीज पे जो उनको पता है कि उनकी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर है। अगर उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में होता तो वो उसको कानून पास कर देते। अच्छा, ये एक मोहसिन लगारी साहब ने जो बात की थी, द लोन अपोजिशन उसमें था, उन्होंने ये कहा था कि इस करारदाद को मंजूर करने से पहले एक मरतबा गौर कर लें इससे कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मेरा ख्याल है उस पर गौर नहीं किया गया।
नहीं, यकीनन जिस तरह से जल्दबाजी में वो पास भी हुई है, वही मतलब बस प्रेजेंट की गई, तकारीर की गई और उसके बाद, बट यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से आगे रास्ता क्या, हमारे तज्जियाकार इस राय का इजहार करते हैं कि बेशक हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन उनके पास बड़ी कम ऑप्शंस हैं और इसमें एक राह निकली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठकर बात करने को तैयार हो गई है। क्या इसमें आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं? कल का अहम इजलास क्या क्या हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम लोग बात कर रहे हैं कि इस माहौल में जहां पर सब कुछ अभी बड़ी मुबहिम नज़र आ रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे की राह कैसे निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने गुज़श्ता रात बात की और उन्होंने कहा कि जी PTI तो बैठकर हर तरह के मुज़ाकरात करने को तैयार है और अगर आपने इलेक्शन आगे भी बढ़ाने हैं तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो इतनी ज़्यादा यहाँ तक आमादा हो गई है, लचक दिखा रही है कि भाई आप अगर आगे टाइम बढ़ाना चाहते हैं कभी भी कर लें, क्या इसका बेनिफिट होगा? वजह क्या है इसकी? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है, वो मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त मामला चल क्या रहा है, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें जो बात थी मैं उस पर बात करना चाहूंगा। एक तो ये जो आज कहा गया है इस करारदाद में कि मदाखलत ना की जाए पार्लियामेंट के मामलात में या एग्जीक्यूटिव के मामलात में, ये माजरत के साथ मदाखलत नहीं है, ये जरूरी था करना क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना डेट दे रहा था ना हुकूमत की संजीदगी नजर आ रही थी इलेक्शन करवाने में, बल्कि हुकूमत की संजीदगी अक्टूबर में भी नहीं है इलेक्शन करवाने की। वो तो चाहेंगे क्योंकि इस मामले को मजीद आके लेके जाए, क्योंकि अब जो टाइमलाइन IMF की बन रही है उसके मुताबिक जून जुलाई तक IMF प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, ये शायद और आगे जाएगा। तो किसी भी सूरत में अक्टूबर में हुकूमत आज से बेहतर सिचुएशन नहीं होगी, आज से बदतर सिचुएशन में होगी, तो अक्टूबर भी उनको इलेक्शन के लिए सूट नहीं करता। और दूसरा, ये 4-3 का फैसला जो था मेरे ख्याल से बड़ा वाजे तौर पर है कि 2 जजेस ने दूसरे 2 जजेस से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिमिलर है, लेकिन 2 जजेस ने ये कहा था ये 4-3 का फैसला है, बाकी 3 ने कहा ये 3-2 का फैसला है। ये चीज वाजे होनी चाहिए। दूसरा, पनामा केस की मिसाल दी जाती है जो कि जस्टिस रिस्पेक्टेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी दी है। पनामा केस में बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, किसी वक्त भी नहीं हुआ था। यहां पे 9 जजेस ने कहा था चीफ जस्टिस को कि आप बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें। एक दफा बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो फिर उन्हीं जजेस का फैसला माना जाता है जो कि उस बेंच का हिस्सा थे। अब जो ये मुज़ाकरात वाली बात हो रही है अलीना, ये मेरे ख्याल से असद कैसर साहब ने जो बात की है वो वैसे नहीं की है, बैकग्राउंड में यहाँ पे मामला चल रहे हैं। और जहां तक मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, तहरीके इंसाफ से भी कुछ ना कुछ बात हुई है इस बात पे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन अगर हम एक साथ करवा दें और कोई बीच की तारीख इसमें सामने आ जाए। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और कोशिश की कि हियरिंग के दौरान भी पार्टीज को साथ बिठाने की बात करें, फैसला भी दे दिया, लेकिन उसके बाद जो बैकलैश आया है उस इदारे पे हुकूमत की जानिब से, हुकूमती पार्टीज की जानिब से उसी किस्म का बैकलैश आएगा अगर एस्टैब्लिशमेंट भी खुद बीच में पड़ के मामले को हल करने की कोशिश करे। कोई और ग्रुप उठ के फिर एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहा होगा। तो सजेशन ये दी जा रही है कि बजाय इसके कि कोई इदारा बीच में बैठ के मामले को सुलझाए, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के आपस में मुशावरत करके, डिस्कशन करके मामले का हल निकालना चाहिए, वरना किसी भी इदारे का फैसला आएगा वो किसी ना किसी को नामंजूर होगा और इदारों पे उंगलियां उठेंगी। और जो मिनिमम सोल्यूशन या मिनिमम आप कह लें कि एजेंडा है बातचीत का, वो यही है कि इलेक्शन पर बात मुत्तफिक हो जाए कि अगर इलेक्शन एक साथ करवा ले, थोड़ा सा पहले करवा ले, उस पर अगर कंसेंसस हो जाता है। ये थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा, आप जो कह रहे हैं असद कैसर साहब ने भी दिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका एक पस मंजर है, बैकडोर पे कहीं मामलात फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, सारे मुज़ाकरात, थोड़ा सा इसके बारे में हमें तो और बताइएगा, कौन कर रहा है, क्या दोनों इसके ऊपर आमादा हो जाएंगे, कुछ दो कुछ लो भी होता है, फिर इस ऐसी सिचुएशन में ये सही होगा? अच्छा देखिए, कौन कर रहा है, मैंने जैसे कहा, मैंने कहा इदारे बीच में पड़ के तो मामला हल नहीं कराना चाहते, लेकिन जाहिर सी बात है इस किस्म की जब तजवीज आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज मामलात को हल करें, तो एक तो वो चीफ जस्टिस साहब ने खुद बार बार कहा हियरिंग के दौरान कि आप आपस में बैठे, मुशावरत करें और सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश करें। यही राय एस्टैब्लिशमेंट की भी है। एस्टैब्लिशमेंट आपको पता है की प्लेयर है, तो वो इस दफा खुद मामलात को बीच में पड़ के नहीं हल कराना चाहती, वो ये कम से कम चाहते हैं कि बैठे, और शायद हो सकता है मुमकिन तौर पे कल इस पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात हो, तो वो चाहते हैं कि आपस में बैठ के बात कर लें। अच्छा, इस पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्यों चाहेगी कि इलेक्शन फौरी ना हो, डिले हो, उनको क्या मिलेगा इसमें? तो मुझे लगता है कि, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर इमरान खान साहब को अश्योरिटी दे दी जाए
कि आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके सिक्योरिटी मसाइल हल कर दिए जाएंगे, तो इमरान खान शायद इस पे लचक दिखाने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि इमरान खान बार बार अपनी तकरीर में क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो ताकि उनके पास एम्पल टाइम हो, काफी टाइम हो मुझे डिस्क्वालीफाई करने का, मुझे अरेस्ट करने का। लेकिन हुकूमत क्यों मानेगी? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो न्याजी साहब हम सब ने सुना, वो कहती हैं जब तक तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। वो तो खुलम खुला कह रही हैं कि भाई पहले इंसाफ होगा उसके बाद उनके मुताबिक इंसाफ होगा। न्याजी साहब, पहली बात तो यह लीना कि इमरान खान साहब का जो है ना एड्रेस या जो जिसको वो मुखातिब होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो नाम ले या ना ले। उन्होंने इस हुकूमत को जिम्नी में डाला हुआ है। वो जिस दिन से आए हैं, इवन अभी हुकूमत उनकी अपनी थी वज़ीर आज़म की हैसियत से, और जो जब उन्होंने एलिगेशन लगाए थे तो एस्टेब्लिशमेंट को उनका प्राइम टारगेट या प्राइम एक्यूज एस्टेब्लिशमेंट ही है। कभी वो उसमें बहुत अग्रेसिव हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी मुफाहमत के लिए कोई जब दो चार एग्रेशन कर लेते हैं, खास उनके ज़हन में होता है कि अब शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है थोड़ी डिफेंसिव हो गई है। जैसे आज उनका ख्याल है, उन्होंने टाइम्स मैगजीन में यही कहा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को जो है मुदाफत में डाला हुआ है। तो उसमें वो फिर एक उसमें उनको रिकॉन्सिलिएशन का चांस देते हैं कि मेरे साथ आप मुका कर लो। ये हुकूमत जो है क्योंकि कुछ जगह पे सामने मौजूद है तो उनकी मजबूरी है। पहले तो ये भी नहीं करते थे, वो कहते थे इनको डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को ही कहते थे ये सारे काम आप करें ना करें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब को 1 साल का बयानिया मत भूले और एस्टेब्लिशमेंट की नफरी है उसका। जो आपने उसके 1 साल की कैंपेन में जो उन्होंने सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादती किया है या जो उन्हें अपने लिहाज से सही किया है गलत किया है, उन्हें पाकिस्तान की रायआमा जो इमरान खान साहब के साथ थी उसको सारी को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऑर्गेनाइज करके खड़ा कर दिया है। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरे मुल्क की रायआमा की इतनी बड़ी डिवाइड और उस मुतहम्मल नहीं हो सकती कि रायआमा उसके खिलाफ हो। चुनांचे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भिना रही होगी अंदर से। अगर उन्हें कोई कंप्रोमाइज भी किया, मुदाफा कोई थोड़ा बहुत सामने भी किया, तो उसके लिए कोई अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि मैं उनके मैकेनिज्म नहीं जानता हूँ, लेकिन इस तरह की कैफियत होगी। मेरा ये ख्याल है कि जहां पे हालात हम यहाँ ले आए हैं, इमरान खान साहब जो ले आए, इमरान खान साहब के अंदर की जो बात मैं महसूस करता हूँ, इफ आई कुड रीड इमरान खान माइंड, और मुझे थोड़ा बेनिफिट है नोइंग इमरान खान, वो मैंने बहुत जगह देखा है कि इलेक्शन के बारे में कभी भी इतना होपफुल नहीं थे। वो एक ऐसी चाल चल रहे हैं कि उनको उसको लड़ना अच्छा आता है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। उनको 2 चीजें उनकी स्ट्रेंथ है, एक मीडिया और एक लड़ना। उन्हें साल इन सबको उसके अंदर ड्रॉइंग किया है। और जो उनकी वीकनेस है पॉलिटिकल हिकमत अमली, जो उनको बैकफायर करती है, वो किसी को उसके खिलाफ चली नहीं है, क्योंकि उसे क्लूलेस किया हुआ है सबको, हुकूमत पर एस्टेब्लिशमेंट दोनों को। पर मेरे नजदीक बेबस किया हुआ है इमरान खान साहब ने अपनी इन 2 चालों से चल के। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कुछ रोज पहले तक न्याजी साहब ये समझते थे कि इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चालें चलते आ रहे हैं वो उनके हक में नहीं गई हैं। लेकिन आज अगर आप न्याजी साहब भी कह रहे हैं तो बड़ा अहम है, और आई थिंक इसके बारे में आगे चल के हमें ये भी सोचना चाहिए। जरा एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा न्याजी साहब, आई नो यू वांट टू से समथिंग, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद हम ये भी गौर करेंगे कि ये जो ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन कल जो इजलास हो रहा है इस क्योटिक सिचुएशन में, क्या वो एक डिसाइडर हो सकता है, या क्या वो इस सब से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा सकता है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। एक तो हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कदम बढ़ाया है। जो पहले ये कहते थे कि हम इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, आज वो कह रहे हैं कि हम हर तरह से बैठने को तैयार हैं अगर इलेक्शंस एजेंडा हों, और अगर कुछ दिन आगे बढ़ाने हों, कोई आईनी तरमीम उसके लिए चाहिए हो जो ऑब्वियसली चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम बात करने को तैयार हैं। न सिर्फ ये, बल्कि कल एक बड़ा अहम इजलास भी होने। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका मैं टेक अवे चाहूँगी इसके ऊपर, ये जो अच्छा जी बेनज़ीर बड़ी माजरत के साथ न्याजी साहब जी न्याजी साहब, मैं लीना आपको बात एक ही फिक्रा, इमरान की 2 स्ट्रेंथ्स है, मीडिया और ये जो उसने जो पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज की है, एग्रेशन, जलसे जुलूस, और जो उसकी वीकनेस है वो है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। वो हमेशा कहा कि जितनी उसे बनाई है, लॉन्ग मार्च था, इलेक्शन
ये रेजिग्नेशन थे, ये असेंबली तहलील करना थी, जेल बलो तहरीक थी, ये सारी पूरी तरह फ्लॉप हुई हैं। ठीक है, चाहे 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च था या 5 मई का। तो आपने नाहक तोहमत ना लगाया मेरे ऊपर कि मैं उसकी नहीं आपने। अच्छा नहीं, ये न्यायी साहब ने ब्रेक में चाय का सिप लिया है तो न्यायी साहब को काउंटर आया है। बेनजीर कह नहीं जाता, इस तरह नहीं बच सकते न्यायी साहब आप। 26 साल के अंदर उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बनाई जो इसका उससे फायदा हुआ आज तक। तो ये जो बेनजीर अब स्ट्रेटजी बनाई है 26 साल में जो आप उनके साथ रहे हैं, तो आपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बताई उन्हें? हाय बदर साहब, अब आपके क्या करें, आप तो सिर्फ जो है ना ये कुरेदते रहते हैं कि कोई चीज आगे बढ़ जाते हैं, मिट्टी पाओ इतनी बड़ी लड़ाई है उसमें और क्या बढ़ा है। बेनजीर, ये जो सियासी स्ट्रेटजी अब बनाई है खान साहब ने कि मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, अगर कुछ गुंजाइश भी है तो वो निकाल लेते हैं, एजेंडा इलेक्शंस है, क्या आपको लगता है ये उनके हक में जाएगी? अलीना, मुझे नहीं पता मैं कितना सीरियस ले सकती हूँ असद कैसर साहब का जो बयान आया है। मैं कल रात को सुन रही थी आदिल शाहजेब के शो पे, वो कह रहे थे कि हम बैठने के लिए तैयार हैं और आइन में वन टाइम तरमीम भी करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन की डेट आगे करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी और शर्त उनकी ये थी कि वजीर आजम खुद ऐलान करें और हमें बुलाएं और हमारे साथ बातचीत करें। अच्छा, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई कि अजीब सी बात है कि शायद असद कैसर साहब को याद नहीं है तो हम उनको याद दिलाते हैं, क्योंकि मैं सुबह से बैठ के गिन रही थी कि कितनी बार वजीर आजम ने ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ऐलान की बात की है, पब्लिकली ऐलान किया है और पीटीआई को डायलॉग के लिए बुलाया है। सबसे पहली तकरीर वजीर आजम की पिछले साल अप्रैल में उन्होंने सबसे पहली बात यही की थी कि मैं चाहता हूं कि सारे स्टेक होल्डर्स आए, बैठे और नेशनल इश्यूज पे बात करें। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मई में पिछले साल उन्होंने कहा मैं चाहता हूं एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बने। जाहिर सी बात है चार्टर ऑफ इकोनॉमी सारी ऑपोजिशन के साथ ही बनेगी, कोई जवाब नहीं आया। फिर जून में उन्होंने कहा एक ग्रैंड डायलॉग करते हैं, सारी सियासी जमातें बैठे, सारे इश्यूज पे, इकोनॉमी पे, मईशत पे, जो भी नेशनल इश्यूज उस पे बात करेंगे, कोई जवाब नहीं आया। अक्टूबर में तो वजीर आजम ने यहां तक कह दिया कि मैं अपने सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख के पीटीआई के साथ जनरल इलेक्शंस पे बात करना चाहता हूं। ये तब की बात है जब पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने की बात कर रही थी। तब वजीर आजम ने ये तक कह दिया कि मैं जनरल इलेक्शन से बात करना चाहता हूं। अच्छा, इससे आगे बढ़ के इस साल अलीना फरवरी में, आपको भी याद है मुझे भी याद है, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी थी दहशतगर्दी के ऊपर, जिसपे पीटीआई को एक प्रॉपर इनविटेशन भेजा गया, जहां पे एक सिटिंग मिनिस्टर अयाज सादिक साहब को भेजा उनसे बात करने के लिए। और असद कैसर साहब ऑन द रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि हमें इनविटेशन आया है, हम इस पे अभी सोच रहे हैं, लेकिन वहां पे भी रिजेक्ट हो गया। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना इसको सीरियस हूं। आज ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट भी आई थी, आपने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब असद कैसर साहब स्पीकर होते थे तो वो बहुत सी कमिटमेंट्स करते थे हमारे साथ, लेकिन जब वक्त आता था तो वो फिर बहाने मार के पीछे हट जाते थे और कहते थे वजीर आजम इमरान खान साहब की जिद है, मैं क्या करूं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत की तरफ से तो बहुत बार इन्विटेशंस आ चुकी है। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि वजीर आजम खुद चल के आए उनके घर और उनको आके इन्विटेशन दे तो फिर वो बैठेंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको अपनी अना से ज्यादा और कोई चीज, सबसे बड़ी चीज उनके लिए उनकी अना है, ना मुल्क है, ना इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं ना कि अगर हुकूमत एक रोड मैप दे तो, अगर एक रोड मैप दे इंतखाबात के ऊपर तो हम बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएं रोड मैप कैसे बनेगा? अगर हुकूमत रोड मैप बनाएगी तो क्या पीटीआई कबूल कर लेगी या पीटीआई जाके उनके साथ बैठेगी? तो फिर वो क्या चीज हो कि हुकूमत को पीटीआई पे और पीटीआई को हुकूमत पर एतबार और मुज़ाकरात की? सीधी सी बात है कि पिछले साल अगर अप्रैल में आप ये बात कर रहे हैं, मुझे आपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब आके मुज़ाकरात करें, तो पिछले साल तो वो एटमॉस्फेयर था ही नहीं। शुरू में पहले 2-3 महीने बन ही नहीं सकता था ना। आपने एक प्राइम मिनिस्टर को आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर कर दिया। बाहर करके आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बाहर करके तो ये होता है आप कहते हैं इलेक्शंस में जाएं, चले हम इलेक्शन करा देते हैं, जनरल इलेक्शन। लेकिन सर ऐसी खबरें थी ना कि वो शुरू में आमादा हो गए थे। शायद हामिद मीर साहब की शायद ये खबर है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर किया तो इसमें तो कोई ऑफेंस नहीं था। ये तो ये भी बाहर हो सकते थे। ये तो नहीं, मैं न्याजी साहब, इमरान खान साहब का वजीर आज़म थे, वो तो कभी नहीं इनका बात नहीं न्याजी साहब, देखिए उस वक्त तो माहौल नहीं था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल इमरान खान साहब ने बहुत हार्ड पोजीशन ली थी और वो एक जो है गैर सियासी पोजीशन थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि नहीं इनसे बातचीत नहीं हो सकती, नहीं इनसे, क्योंकि आप इस एक्सट्रीम पे कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाते कि जहां आप ये कहते हैं कि बिल्कुल बात नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपने बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालना होता है, जो अब हो रहा है।
अब मसला यह है कि जिस तरह अभी नादी साहब भी कह रहे थे, असद का या बेनज़ीर कह रही थी कि असद कैसर साहब की पेशकश फ़र्ज़ करें, और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कबूल कर ले, लेकिन उसके बाद ये ना हो कि असद कैसर साहब की जगह कासिम सूरी आ जाएं, क्योंकि मसला ये होता है कि अगर उनकी बात मान ली जाए तो चले गवर्नमेंट इस चीज़ को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे और सीरियसली एक्सेप्ट करे, क्योंकि मीटिंग पॉइंट उन्होंने हिंट की है इमरान खान साहब ने भी कि जी हम अक्टूबर के लिए तैयार हैं अगर कोई काबिल अमल फार्मूला दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये मीटिंग पॉइंट हो सकता है। जी न्याई साहब। अच्छा देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये बात जो बेनज़ीर कर रही थी, इसके अंदर एक चीज ज़हन में रखें कि एक जो पीटीआई के जो अपने जो लोग हैं उनमें जो रैंक्स है, जो टॉप रैंक्स है, उनमें इमरान खान में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। यानी कि इमरान खान जो है वो उनके बारे में कुछ नहीं पता, बड़े विम्सिकल है और कह देंगे जी जो शामिल कुरैशी बात कर रहे हैं या सतुमर बात कर रहे हैं मैं इसको डिसोन करता हूं। दूसरी बात यह है कि आज मरीम नवाज साहबा ने भी अपने कमेंट में कहा है कि जी असद उमर ने जो सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया इनडायरेक्टली, तो उन्होंने कहा जी उसकी क्या हैसियत है, इमरान खान तो उसको किसी भी डिसोन कर देगा, उसको तो खुद पार्टी के अंदर इमरान खान का किसी पे कोई इतबार नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़हन में रखता हूं कि कल की मीटिंग के सिलसिले में इमरान खान या पीटीआई के टॉप लीडरशिप है बशमूल इमरान खान साहब के, वो इसको इग्नोर नहीं कर रहे। ये जो सबका एक जिसको कहने के कोर्स में आया है, एक बिल्कुल बाजमात बयान आया है, इमरान खान साहब ने भी वही बात की है, फवाद चौधरी साहब ने भी तकरीबन वही बात की है और असद कैसर ने ज्यादा एलिब्रेट कर की है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके ज़हन में और बैक ऑफ देयर माइंड या ये कल की मीटिंग है या ये जो एक्टिविटी हो रही है, उनका ख्याल है कि उनके ज़हन में ये कहा है कि किसी तरीके से ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबटाइज करने के लिए कोई मावराए आईन जो है कोई कदम ना उठाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जहां पहुंचे हुए हैं ये एक बदकिस्मती है कि आईन के ऊपर अमल करते हैं तो जो है बिगाड़ बढ़ेगा, और अगर मावराए आईन करते हैं तो है ही बर्बादी। तो आप वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल से? क्या जो आज पार्लियामेंट में हुआ उसी मौकिफ को कल स्टैंप लगेगी रियासत पाकिस्तान की या फिर कुछ और? देखिए बहुत एक अलीना, एक कल यानी गुज़िश्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर, DGISI और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, उसके बाद आज पार्लियामेंट में ये करारदाद आई। अब कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है। ये बातें मुझे नहीं पता कि ये बातें इंटरलिंक्ड हैं या नहीं हैं, लेकिन कल का जो भी एलामिया होगा वो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ ऐन मुमकिन है कि सिर्फ जो मुल्क की सियासी वो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो और उसमें कहीं ये ना हो कि ये सूरत हाल जो है वो हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स बच गए। मैं चाहती हूँ सबका इसके ऊपर राय ले लूं। बेनज़ीर आप कहिएगा कल के इजलास से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? लेना मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई सीरियस ऑफर नहीं आती हुकूमत को, मुझे नहीं लगता कि बातचीत होगी इस वक्त। बातचीत नहीं, बट कल सिविल और अस्करी क़यादत बैठेगी। आप क्या समझती हैं ये जो इस वक्त पार्लियामेंट में मामला चल रहा है, मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया सामने है, बिल्कुल उसके ऊपर उसको एड्रेस किया जाएगा और किस तरीके से? अदलिया और पार्लियामेंट के मामले को हाँ मुझे लगता है कि शायद उस पर हुकूमत को कहा जाए कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। जैसे मैंने कहा 0 ऑप्शंस है, लेकिन पीटीआई के मामले पे मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ना ही मुझे लगता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा अलीना, एक तो जो बात सामने आएगी अलामिया के जरिए, ऑब्वियसली वो तो एक जनरल बात होगी जो डिटेल में डिस्कशन होगी। मेरे ख्याल से वो ओपन मीटिंग में तो नहीं होती, बैक एंड पर ही होती है चीजें। लेकिन देखिए इस पर कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे खड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत का मूव है कि पार्लियामेंट को सामने लाके खड़ा कर दिया जाए अदलिया के फैसले के लिए, ये इतना खतरनाक है कि मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट में या जो टॉप मैन है वो सारा बर्डन अपने ऊपर लेना चाहेंगे इस बात का कि हम इलेक्शन में ताखीर कर दें। फिर सब जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया, इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी जल्दी जल्दी अपना आर्ग्यूमेंट वाइंड अप कर लें, लेकिन इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। ऑब्वियसली कल जरा इजलास होगा तो खुलकर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। हमें इजाजत दीजिएगा अभी, अल्लाह हाफिज।